Hello everyone, welcome to Defense Studies. So this is your most probable topic number 12 of your MPT series for CAPF Assistant Commandant exam और इसमें हम आपके साथ 30 सबसे ज़्यादा 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड टुडे टॉपिक विल बी इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप आपको किस तरह से पढ़नी है, क्या प्रेजेंट डेवलपमेंट है और CAPF में आने के इसके चांसेस ज़्यादा हैं इस बार से, क्योंकि ये ईयर लॉन्ग आप देखेंगे इसमें डेवलपमेंट हुई है, बहुत बार काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। श्रीलंका क्राइसिस अभी से नहीं चल रहा है, ये 6-7 महीने 1 साल से चल रहा है और इंडिया और श्रीलंका की रिलेशनशिप आप देखेंगे जब मतलब इट इज़ ऑन डिग्रेडिंग, मतलब ख़राब ही होते जा रहे हैं जब से आप चाइना ने इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है, राइट। तो जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले बहुत से कैंडिडेट को लगता है कि कोट लिखना चाहिए, तो इस तरह का आप कोट लिख सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन देने के लिए कि इंडिया एनकाउंटर रेंज ऑफ रिएक्शंस इन श्रीलंका। अगर इंडिया कुछ भी श्रीलंका के अंदर करता है तो वहाँ पे ये सभी रिएक्शंस आपको मिलेंगे। अप्रिशिएशन बाय सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और सम पॉलिटिकल ग्रुप्स, सपोर्ट भी मिलेगा, समटाइम्स सस्पिशन, वहाँ पे 2 फैक्शंस होते हैं हमेशा, और ऑपोजिशन, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें अगर इंडिया वहाँ पे कुछ ना कुछ करने जा रहा है तो इसके बाद भी दिखाऊंगा। इसके बाद आपको दिखेगा कि कहाँ जब इंडिया वहाँ पे कोई टर्मिनल कॉरिडोर डेवलप करने की सोच रहा था श्रीलंका के अंदर, ईस्ट टर्मिनल कॉरिडोर, तो वो ओपोजिशन किस तरह से आया वहाँ के ओपोजिशन से, ठीक है। एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स कैसे आए, ये सभी चीज़ें देखेंगे। अब देखते हैं श्रीलंका का सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए। एक तो इसकी सबसे अच्छी लोकेशन जो है दैट इज़ द जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इसकी लोकेशन इस तरह से है जो यहाँ पे वर्ल्ड की जो ट्रेड है ऑलमोस्ट 70% ऑफ द ट्रेड बाय वॉल्यूम श्रीलंका के बैक वाटर से होके जाती है, ठीक है। तो ये इसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। दूसरा, जो इंडिया अभी तक तो यहाँ से डेवलप करने की नहीं सोच रहा, जो इंडिया के पास जो लार्ज वेसल्स हैं यहाँ से अभी तक नहीं निकालता ड्यू टू सम एनवायरमेंटल कंसर्न, तो इंडिया को यहाँ से घूम के होके जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद हिस्टोरिकल एंड कल्चरल एंड एथिक टाइज, इंडिया और श्रीलंका के बहुत हिस्टोरिकल तामिल्स देखेंगे आप। इसके बाद हमारी जो पाला डायनेस्टी या फिर किंगडम है वो देखेंगे आप, सरेंद्रा जो डायनेस्टी है, ठीक है, चोलाज, ये सभी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हमारा श्रीलंका के ऊपर। नॉट ओनली श्रीलंका, ईस्ट एशिया में देखेंगे आप बहुत सारे आपको हिंदू टेम्पल मिलेंगे वहाँ पे, वियतनाम के अंदर आपको, लाओस, कंबोडिया, यहाँ पे सब बिगेस्ट मोनेस्ट्री वहाँ पे मिलेगी। अब देखें इंडियाज़ डोमेस्टिक पॉलिटिकल इशू। अब इंडिया के डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज़ कैसे मतलब श्रीलंका को अफेक्ट करते हैं, श्रीलंका के इंडिया के कैसे अफेक्ट करते हैं। जैसे तमिल का जब भी इशूज़ था श्रीलंका में, आपको पता होना चाहिए 2 तरह की वहाँ पे लोग रहते हैं, सिन्हलेज एंड तमिल्स, ठीक है। तो तमिल्स जो है वहाँ पे माइनॉरिटी में है, सिन्हलेज जो है वहाँ पे क्या है, मेजॉरिटी के अंदर। तो तमिल्स के ऊपर जब भी कोई भी अगर कोई फोर्स यूज़ किया जाता है, उनको सप्रेस किया जाता है, तो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट को बार बार प्रेशराइज़ करती है, यू शुड टेक सम एक्शंस, और उस हिसाब से इंडिया की जो डोमेस्टिक पॉलिसी के इश्यूज़ हैं बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। उसके बाद देखेंगे सिक्योरिटी एस्पेक्ट से जब आप देखेंगे श्रीलंका के अंदर वी फाउंड मैनी केसेस और मैनी इंस्टांसेस वेयर चाइनीज़ सबमरीन डॉक्ड एट श्रीलंका पोर्ट, ठीक है, चाइनीज़ सबमरीन। तो अगर चाइनीज़ सबमरीन यहाँ पे डॉक होती है और सिक्योरिटी के नज़रिए से आप दूसरी तरफ देखेंगे, जब चाइना के इसके श्रीलंका के अंदर जो हम्बनटोटा पोर्ट 99 ईयर्स ऑफ लीज पे दिया गया है, वो भी हमारे लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न है। क्या हो गया, मतलब अगर आप सोचें कि श्रीलंका के पोर्ट पे अगर कोई चाइनीज़ सबमरीन डॉक करती है, चाइनीज़ सबमरीन जब भी डॉक करेगी तो वो एनालाइज करेगी यहाँ की बैथीमेट्री, मतलब यहाँ पे सी फीचर्स, मतलब सी फ्लोर पे कैसे फीचर्स है, कहाँ पे छुपना है, कैसे करना है, कैसे अटैक करेंगे, कितने सारे वेसल्स यहाँ से गुजरते हैं, इंडियन सबमरीन्स को वो लोकेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपको पहले ही करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग द एक्चुअल वॉर, राइट। तो ये सभी मैपिंग करना बैथीमेट्री टेक्निक यूज़ करके, राइट, ओके। तो नेक्स्ट इज़ अदर इशूज़ विच वी हैव विद श्रीलंका, दैट इज़ द एथनिक इशू, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखेंगे इंडिया का जो एथनिक इशू जब शुरू हुआ था, सिन्हलेज वर्सेस तमिल को लेके सिविल वॉर दोनों के बीच में छिड़ गया था, जो आप देखेंगे जाफना के अंदर, जाफना बहुत इंपॉर्टेंट जो ये है स्टेट है श्रीलंका के अंदर। आपने शायद मद्रास कैफ़े मूवी भी देखी होगी, मद्रास कैफ़े, राइट। तो मद्रास कैफ़े मूवी इसी पे बेस्ड है। इंडिया का जो IPKF, इंडिया पीस कीपिंग फोर्स, ये आपको देखना चाहिए। हमने श्रीलंका में कब भेजी इंडिया IPKF,
IPKF आप देखेंगे तो 1987 से और 1990 तक हमारा IPKF भेजा गया यहाँ पे, और इस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजीव गांधी, राइट। तो ये अब आपको देखना होगा। तो इंडिया ने इस टाइम पे बहुत ही कैजुअलिटी देखी है, मोर देन अराउंड 5000। तो अभी भी इसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इंडिया को वो स्टेप नहीं लेना चाहिए था, IPKF वहाँ पे नहीं भेजनी चाहिए थी श्रीलंका के अंदर। ये सभी भेजने के बाद तो क्या हुआ, वहाँ पे जो तमिलियंस थे, तमिलियंस को मतलब कुछ हिसाब से हमने सप्रेस भी किया। आपको पता होगा IPKF किसको सप्रेस करने गई थी वहाँ पे? प्रभाकरण, ठीक है। प्रभाकरण आपने देखा होगा IPKF क्या है, दिस इज़ वेलुपल्ली प्रभाकरण। तो ये प्रभाकरण ही इज़ द लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैंग। तो इसका बाद में ही वॉज असैसिनेटेड, और इनका पूरा आपको पढ़नी चाहिए स्टोरी। तो यहाँ से भी इंडियन सिक्योरिटी ने बहुत सारी आप देखेंगे लेसन सीखे हैं, कैसे कैसे मतलब किस चीज़ में पार्ट लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। तो ये भी चीज़ें आपको देखनी होगी। तो IPKF उसके बाद क्या हुआ, 1991 में वी लॉस्ट अवर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, ठीक है। तो ये उसका पूरा रेपरकशन था, ये आफ्टरमैथ था। तो ये एथनिक इशू इस तरह से चलता है। तो ये एथनिक इशू मोस्टली कहाँ होता है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के अंदर, यहाँ पे मिलेगा आपको। ओके, इसके बाद इंडिया का रोल क्या है? जैसे इंडिया ने क्या रोल प्ले किया जब इंडिया और श्रीलंका अकॉर्ड हुआ 1987 के अंदर? हमने 13 अमेंडमेंट वहाँ पे उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करी तमिलियंस को, ठीक है। तो ये हमने हेल्प किया वहाँ के तमिलियंस को कि आपको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी, आपको इक्वल सिटीजनशिप मिलेगी, सेनेहलेज और तमिल के बीच कोई आपको सेकंड सिटीजन नहीं मानेगा, आप पे कोई अननेसेसरी फोर्स नहीं करेगा, अपनी यहाँ की लोकल लैंग्वेज को आप यूज़ कीजिए, यहीं आप तमिलियन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें हुई। इंडिया के एफर्ट्स और क्या क्या थे वहाँ श्रीलंका के अंदर? रिहैबिलिटेशन, रिलीफ असिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पे हाउस बिल्डिंग की, रिलीफ मेजर्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, वाटर, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद देखिए कि इम्पैक्ट क्या रहा, रिटर्न ऑफ नॉर्मलसी कुछ हद तक वहाँ पे आई। उसके बाद वार क्राइम के लिए आफ्टर जब ये सब हो जाता है तो उसके बाद वहाँ की आर्मी को, श्रीलंका की आर्मी को वार क्राइम के लिए ट्रायल पे है अभी तक ICJ के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यहाँ पे वार क्राइम के लिए, इसको वार क्रिमिनल भी बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ें देखेंगे, उन पे तमिलियंस पे बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या किया है, अटैक्स किए हैं। तो वो प्रभाकरण आपने देखा था, उसको बाद में ही मारा गया था आफ्टर दिस अकॉर्ड वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो ये देखेंगे आप। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ तमिल्स, ये इम्पैक्ट रहा। अब तमिल्स वहाँ की पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते थे। साइलेंस ऑफ तमिल इशूज़ इंडिया श्रीलंका इज़ स्टडली डिमिनिशिंग। अब कंसर्न क्या है? देखिए कंसर्न ये रहा है हमारे पास, राजपक्षा गवर्नमेंट अब 13 अमेंडमेंट एक्ट इम्प्लीमेंट करने के मूड में नहीं है। राजपक्षा गवर्नमेंट, जो आप दिखाता हूँ मैं राजपक्षा, दिस इज़ ये राजपक्षा, ये प्रो चाइना है, ठीक है। महिंद्र राजपक्षा, ही इज़ प्रो चाइना, आपने देखा होगा। लेकिन इसकी सरकार गिरा दी गई थी। इसके बाद कौन आता है श्रीलंका का प्रेसिडेंट? दिस गोटाबे राजपक्षा, ठीक है। एंड ही इज़ प्रो इंडियन, ये आपको देखना होगा, ये प्रो इंडियन है। अभी ये क्यों असाइलम के लिए ट्राई कर रहे हैं? ये कैसे ना कैसे करके मालदीव पहुंच चुके हैं गोटाबया राजपक्षा, और इसमें इनको इंडिया के अंदर असाइलम देने की बात की गई है। काफ़ी जो एनालिस्ट बोलते हैं कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे हो रही है श्रीलंका के अंदर, ये चाइना ने इसको क्या किया है, दिस हैज़ एडिड इस पर्टिकुलर केओस के अंदर चाइना का भी हाथ है। तो इंडिया ये नहीं चाहता कि उसका नेबरहुड अनस्टेबल हो, तो इंडिया कैसे ना कैसे करके उसको स्टेबल करने की सोच रहा है। ये सभी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। इंटरनल ये आपको पॉलिटिक्स पढ़नी है, थोड़ा सा समझना है श्रीलंका के अंदर। और इससे पहले जो हमने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पढ़ी थी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस पढ़े थे। जब तक आपको फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल नहीं पता होगा, चैलेंजेस नहीं पता होगा, तो आप सोल्यूशन नहीं दे सकते इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अंदर। तो हमें समझना है हमारे श्रीलंका के साथ रिलेशंस कैसे रहे हैं और कैसे हमें रखने हैं, कौन सी दूसरी फोर्स उसको बाहर से इन्फ्लुएंस कर रही है, उसको कैसे काउंटर करना है, ये सभी चीज़ें आपको देखनी है। अब देखते हैं इकोनॉमी एंड डेब्ट इशू, यहाँ पे श्रीलंका आएगा आपका। तो ये देखिए, किसी भी देश का अगर जो फॉरेन डेट है, देखिए आपका इसमें देखिए कि $55 बिलियन श्रीलंका के पास क्या है, फॉरेन डेट है, और 80% ऑफ द GDP है, राइट, 80% ऑफ द GDP। और इसमें चाइना और ADB
जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो कितना है 14%। कितना ह्यूज परसेंटेज है चाइना का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखेंगे आप। तो श्रीलंका ओज अराउंड 960 मिलियन टू इंडिया, ये भी है। देखिए दूसरी चीज़, उसके बाद आरबीआई ने $400 मिलियन करेंसी स्वैप श्रीलंका के अंदर किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज ये इशू नंबर 2 है। अब देखेंगे ये कंट्रोवर्सी, कोलंबो कंट्रोवर्सी क्या है, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल कंट्रोवर्सी क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए, आफ्टर स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फ्रॉम ट्रेड यूनियंस अक्रॉस द कंट्री, इसके बाद श्रीलंका हैज़ यूनिलेटरली पुल्ड आउट फ्रॉम ऑफ एग्रीमेंट ऑफ 2019 एग्रीमेंट विद इंडिया एंड जापान फॉर डेवलपिंग द स्ट्रेटेजिक ईस्ट कंटेनर टर्मिनल। ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्यों उन्होंने वहाँ से वो किया पर्टिकुलरली, राइट। ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो इतना ही आपको जानना है, थोड़ा सा रेफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे आप नेशनलिस्ट ग्रुप इन श्रीलंका डिफेक्टिंग टू इंडियन प्राइवेटाइजेशन ऑफ ई-सिटी। तो वहाँ पे जो नेशनलिस्ट ग्रुप है श्रीलंका के अंदर वो एक्टिव हो गया इस दौरान। उसके बाद देखिए कंसर्न, देखिए इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ये हमारे कंसर्न है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, अगर आपके नेबरहुड के आसपास कहीं पे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, आपको लगता है ये रीजन या फिर ये कंट्री फेल होने वाले है इन फ्यूचर, तो आपकी जो पीस एंड प्रोस्पेरिटी को कुछ ना कुछ कंसर्न है या नहीं है? बिल्कुल है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रीजन, आप इंस्टेबल रीजन आपका बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर कल को लगा लो पाकिस्तान एक रोग स्टेट बन जाता है, रोग बागी, ठीक है, वहाँ के जो टेररिस्ट हैं वो टेक ओवर कर ले वहाँ के पाकिस्तान को, इकोनॉमिक फेलियर हो जाए, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाए और कोई इसको इंटरनेशनल हेल्प ना मिले, IMF उसको पैसा देने से मना कर दे, वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर करने से मना कर दे, यूनाइटेड नेशन बोले वी डू नॉट वांट टू इंडल्ज, जैसे अभी यूक्रेन के अंदर हुआ है, ऐसे यूनाइटेड नेशन फिर हाथ उठा दे। ये सभी चीज़ होने के बाद तो इंडिया ही इज़ द सोल प्लेयर जिसको पाकिस्तान को स्टेबल करना होगा, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वेपन वहाँ के टेररिस्ट के पास लग जाते तो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। नेक्स्ट इज श्रीलंका टर्निंग टू चाइना, ये इंक्लिनेशन हमने देखा है श्रीलंका, वो जो आपको राजपक्षा जो गवर्नमेंट दिखाई थी। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी कंसर्न फॉर इंडिया, सिक्योरिटी कंसर्न है इंडिया के लिए। बात जो हमने करी थी सिक्योरिटी, जो आपको हम्बनटोटा पोर्ट वहाँ पे लीज पे दिया गया है, चाइनीज़ सबमरीन वहाँ पे डॉक हो रही हैं, चाइना की वहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर क्या पार्ट है, बहुत सारी चीज़ें। अगेंस्ट इंडियन इन्वेस्टमेंट, अगेन ये इंडियन इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट है। अगर चाइना की इकोनॉमी या फिर चाइना की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा वहाँ पे आती है तो इंडियन जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है जो हमने अभी देखा है, जो श्रीलंका ने बाद में कोलंबो पोर्ट का जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था डेवलप करने का, वो रोल बैक कर लिया है। ओके, नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, आप देखेंगे दैट इज़ ऑल्सो ए कंसर्न फॉर इंडिया। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल डेवलपमेंट, 20th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या हुआ है, इन 20th अमेंडमेंट एक्ट ये सभी चीज़ें आपको देखनी होगी। 19th अमेंडमेंट एक्ट ब्रोड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, रोल्ड बाय द 18th अमेंडमेंट एक्ट। 19th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, 18th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसको रोल बैक कर दिया, ये आपने देखना होगा। इसमें क्या था कि 18th के अंदर ये चीज़ की गई थी कि 2 बार से ज़्यादा कोई भी आदमी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, लेकिन ये पर्टिकुलर उसमें बार लगाया गया था, लेकिन 19 के अंदर वो दोबारा से हटा दिया। ओके, 20th A रिवर्सेस द 19A, ये दोबारा से उन्होंने रिवर्स कर दिया। तो ये आपस में इनके बीच में टसल बहुत ज़्यादा है। मेक्स एन ऑल पावरफुल प्रेसिडेंट, अब 20 के बाद प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर होगी। तो ये आपको देखना होगा, एक पल्लवी उनका एक इंटरव्यू है, वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या कर रहे थे, इंटरव्यू, शी इज़ एन जर्नलिस्ट, और वो वहाँ पे उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ इंटरव्यू था डायरेक्टली, और उनसे बोल रहा था कि आप मतलब यू आर सबॉर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट, क्या सभी बातें आप उनकी मानते हैं, इस तरह से उनकी कन्वर्सेशन हो रही थी। तो मेक्स ऑल पावरफुल प्रेसिडेंट, पहली बात, रिड्यूसेस द पावर ऑफ PM एंड पार्लियामेंट एंड अंडरमाइंस द अकाउंटेबिलिटी। 20A अमेंडमेंट के बाद ये सभी हुआ है। सो इंडियन डायल्यूशन ऑफ 13A, ये देखना पड़ेगा आपको। देखिए, आप अगर आंसर राइटिंग की इसकी बात करें तो सिर्फ आपको क्या देना है, सिर्फ आपको इसका एक झलक दिखानी है अपने आंसर के अंदर, ठीक है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ऐसे एक पर्टिकुलर डायमेंशंस होगी पॉलिटिकल डेवलपमेंट, आपको उसमें मेंशन करना है 20th अमेंडमेंट एक्ट दैट इज़ कंट्रोवर्शियल एंड इट हैज़ सम कंसर्न फॉर इंडिया, ठीक है, ये आपको बताना इस तरह से। उसके बाद देखेंगे इंडियन डायल्यूशन ऑफ 13A, जो इंडिया का अकॉर्ड हुआ था किसके साथ, श्रीलंका के साथ, जिसमें तमिलियंस को क्या पॉलिटिकल पावर दी गई थी, पॉलिटिक्स में उसकी इन्वॉल्वमेंट होनी थी, उनको एक ऑटोनोमस रीजन दिया गया था, ये भी कंसर्न है। डायल्यूशन ऑफ 13A का डायल्यूशन हुआ है,
ठीक है। उसके बाद एथनिक टेंशन बढ़ सकती है और इंडिया की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हैं उसमें भी आपको टेंशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज रोल ऑफ चाइना, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इन श्रीलंका, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो पॉलिसी है उनकी चाइना की, ठीक है। इरोजन ऑफ इंडियन इन्फ्लुएंस इन श्रीलंका, उसका डैप ट्रैप डिप्लोमेसी, ये तो सब जानते हैं। रेजिंग एंटी इंडियन सेंटीमेंट अगेंस्ट इंडियन प्रोटेस्ट, देखो ये है की वर्ड्स। अगर आपके एस्से के अंदर ये सभी चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आपका एस्से बहुत ज़्यादा एनरिच नहीं है, ये कीवर्ड्स यूज़ करने हैं आपको। नेक्स्ट इज रोल ऑफ चाइना टू चाइना गवर्नमेंट अंडर राजपक्षा, प्रो चाइना गवर्नमेंट, जो राजपक्षा ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है, महिंदा राजपक्षा इज़ प्रो चाइना एंड दिस इज़ प्रो इंडियन। और इसके बाद देखेंगे अदर इशू क्या है, फिशरमैन इशू, कच्छादीवू आइलैंड इशू, वो तो हमने चलो उनको दे दिया है। उसके बाद इम्प्लीकेशन ऑफ CAA जो आपके अमेंडमेंट एक्ट हो रहे हैं श्रीलंका के अंदर। उसके बाद देखेंगे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। इंडिया शुड डिपेंड एंगेजमेंट विद डीपेंड एंगेजमेंट, ज़्यादा डीप एंगेजमेंट करनी पड़ेगी श्रीलंका के साथ टू कल्चरल डिप्लोमेसी, ठीक है। इंडिया को अपनी सॉफ्ट पावर को यूज़ करना पड़ेगा। रीजनल इंटीग्रेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कुछ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उसके बाद सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन, इसको ज़्यादा अच्छी तरह से आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यही हमारे पास वे फॉरवर्ड है। हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते, जैसे कि हमने देखा है नेपाल के साथ करके, नेपाल के साथ व्हेन वी इंटरफेयर इन 2015, और जब हमने वहाँ पे इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाया था तो इंडिया का वहाँ पे बिग ब्रदरली एटीट्यूड दिखता है। उसके बाद से ही सारी परेशानियां शुरू हो गई। अब नेपाल ज़्यादा इंक्लाइंड हो गया किसके, चाइना की तरफ। दूसरा, नेपाल ने अब जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो सभी चीज़ें देखना होगा कि नेपाल ने खुद का एक नया मैप निकाला है, उसके अंदर काला पानी को अपने मैप के अंदर दिखाया, तो ये बॉर्डर इशू शायद हमारे साथ बढ़ जाए। तो उस पर्टिकुलर चीज़ से हमने ये सलाह ली है, ये सीखा है कि किसी भी देश के इंटरनल मैटर्स में हमें नहीं जाना चाहिए। आफ्टर जो हमने 1987 और 1990s के अंदर हमने देखा जब IPKF हमने भेजा था, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था इंडिया का, ठीक है। तो ये आपको देखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इंडिया और श्रीलंका रिलेशंस, और ये आपका टॉपिक नंबर 12 था। और ऐसे ही आपके टॉपिक नंबर 13, 14, 15 जो मोस्ट प्रोबेबल होंगे वो आपके साथ डिस्कस की जाएंगे। सो थैंक यू।